प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी विकास की सौगात। 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर किया भूमि पूजन, स्मारक का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना। मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष पर चर्चा से भागने का लगाया आरोप। ममता सरकार को भी लिया आड़े हाथ। भारत की अध्यक्षता में कोलकाता में G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए किया संबोधित। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की है जीरो टॉलरेंस नीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर। गांधीधाम में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट का किया शिलान्यास। वहीं कच्छ में बीएसएफ के मूरिंग प्लेस का किया शिलान्यास और साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का भी किया ई लोकार्पण। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में आज भारतीय टीम के सामने होगी मलेशिया की चुनौती। भारत अब तक 3 बार जीत चुका है प्रतियोगिता का फाइनल, जबकि मलेशिया को अपने पहले खिताब की है तलाश। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला। सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही टीम इंडिया की नजर सीरीज बराबर करने पर, वहीं सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी कैरेबियाई टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने सागर जिले में अपने दौरे की शुरुआत संत शिरोमणि रविदास को नमन करने के साथ की। प्रधानमंत्री को संत रविदास की जीवनी और मंदिर की प्रतिकृति भेंट की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सागर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की साझी समृद्धि को और समृद्ध करने के लिए संतों की कृपा से भूमि पूजन का यह अवसर उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि वो काशी के सांसद हैं और यह उनके लिए दोहरी खुशी का अवसर है। सागर की धरती, संतों का सानिध्य, संत रविदास जी का आशीर्वाद और समाज के हर वर्ग से, हर कोने से इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आप सब महानुभाव, देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश की गरीब कल्याण योजनाओं का फल गरीबों आदिवासियों को मिल रहा है। आज देश गरीब कल्याण की
जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो, हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस काल में मुगलों के उत्पीड़न से समाज जूझ रहा था। संत रविदास जी समाज को संगठित कर रहे थे, उसकी बुराइयों से लड़ना सिखा रहे थे। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रविदास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर के बड़तूमा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने 14वीं सदी के समाज सुधारक संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी को समर्पित 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया। 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इस भव्य स्मारक में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावशाली कला संग्रहालय और कला दीर्घा भी होगी। इसमें स्मारक पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भक्त निवास, भोजनालय जैसी सुविधाएं भी होंगी। वहीं भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक कोलकाता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। The impact of corruption is felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization. It distorts markets. It impacts service delivery. And ultimately, it diminishes people's quality of life. In the Arthashastra, Kautilya asserts that government's duty is to enhance the state's resources to maximize the welfare of its people. Achieving this goal requires combating corruption, and that is why fighting corruption is our sacred duty to our people. साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। Has a strict policy of zero tolerance against corruption. We are leveraging technology and e-governance to create a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects
are being plugged. Hundreds of million people in India have received direct benefit transfers into their bank accounts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को नई दिल्ली में लाल किला पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाने पर स्वास्थ्य कर्मी और नर्सिंग अधिकारियों ने खुशी जताई है। जिन लोगों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है, उन्होंने नरेंद्र मोदी का आभार जताया। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वंदना कौशिक ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए प्रधानमंत्री के आमंत्रण भेजे जाने की पहल की सराहना की। इस बार हमें भारत सरकार की तरफ से 15 अगस्त के प्रोग्राम के लिए लाल किले के लिए आमंत्रण किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये सरकार का बहुत ही बड़ा स्टेप है जो उन्होंने हमारी सर्विसेज को कोविड में जो दी गई है, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी से की गई है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और वैसे भी ये गवर्नमेंट जो है इसका एटीट्यूड प्रो नर्सिंग एटीट्यूड है। 157 न्यू कॉलेज खोले हैं और बहुत सारी जो है नर्सिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्टेप्स लिए। दिल्ली में कार्यरत एएनएम रश्मि चंद्रा ने अपने पति के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने को लेकर कहा कि मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। मैं दिल्ली सरकार में एएनएम के रूप में कार्य करती हूं। इस बार 15 अगस्त के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हम नर्सिंग ऑफिसर्स को आमंत्रित किया गया है और मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। वहीं नर्सिंग ऑफिसर अनीता तोमर ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आमंत्रण मिलने से खुद को सौभाग्यशाली बताया। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें इस बार पहली बार 15 अगस्त के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सरकार की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी का। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जिस तरीके से वो हमें एक सराहना दे रहे हैं, कोविड के समय पे हमने जो कार्य किया है उसको एक रिकॉग्निशन दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और ये पहल है एक पूरे नर्सिंग समुदाय की तरफ से, मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और इसी के साथ ही समाचार में रुक रहे हैं एक अल्प विराम के लिए, बने रहिए हमारे साथ। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. स्वागत एक बार फिर से, आप देख रहे हैं समाचार। बात करते हैं कुछ और खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीधाम में इफ्को नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इफ्को तरल डीएपी मल्टी डायमेंशनल फायदा देश को देने वाला है। इससे हमारी धरती मां रसायनों से सुरक्षित होगी। तरल उर्वरक मल्टी डायमेंशनल फायदा देश के अर्थतंत्र और कृषि क्षेत्र को देने वाला है। नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी। इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा। इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में जो किसान धरती की उर्वरकता कम होने का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, वो चुनौती से उसको मुक्ति मिलेगी। वहीं गुजरात दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ के कोटेश्वर में बीएसएफ मूरिंग प्लेस की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का ई शिलान्यास भी किया।
ईश्वर का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। लगभग 250 करोड़ की लागत से यहां पर प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, ऑफिसर मेस, कैंटीन, परेड ग्राउंड, ट्रेनिंग सेंटर, जल यानों की मरम्मत और इनकी आपूर्ति के लिए वर्कशॉप, एक अत्याधुनिक यूनिट यहां पर बनाया गया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि करीब 250 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक यूनिट तैयार होगी। सीडिया मोड़ BR बेट लिंक रोड का भी अभी हमने उद्घाटन किया। लगभग 28 किलोमीटर लंबा स्ट्रेटेजिक रोड 101 करोड़ की लागत से बना है और एक OP टावर 1164 का भी अभी उद्घाटन हुआ। लगभग 9.5 मीटर ऊंचे इस टावर में आधुनिक से आधुनिक कैमरे लगे हैं जो पाकिस्तान की ओर से होती हुई छोटी से छोटी बारीक मूवमेंट को कैप्चर कर हमारे सुरक्षा प्रहरियों को समाचार पहुंचाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आउटपोस्ट टावर के बनने से पाकिस्तान की ओर से हो रही छोटी बड़ी गतिविधि पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। जब ये बंटवारा हुआ तब BSF को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों की बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी और जिसने भी यह निर्णय किया होगा बड़ा सोच समझकर निर्णय किया होगा, क्योंकि BSF की जो चुस्तता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बॉर्डर के अनुरूप भी है और दोनों बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए सक्षम भी है। और सभी CAPF में अकेली BSF ऐसी है जिसके पास भूमि की सुरक्षा करने की भी विशेषज्ञता है, जल सीमा की सुरक्षा करने की भी विशेषज्ञता है और जिसकी एयर विंग भी है। तो भारतीय थल सेना की तरह जल, थल और आकाश तीनों मार्ग का सुरक्षा करने का सामर्थ्य, कुव्वत और हौसला BSF में है। BSF हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है, ये कहना था गृह मंत्री अमित शाह का। और बात अगली खबर की करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने जिज्ञासा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उनके माध्यम से, जिसमें विजेता रहे प्रतिभागियों को आज राजधानी नई दिल्ली में पुरस्कार दिया गया। इसमें प्रथम स्थान पर रहे प्रतिभागियों को 10 लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 3 लाख रुपए के पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा 14 अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए छात्रों के अलावा इंडियन ऑयल के कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में से मिले ज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। When young minds participate in a quiz, it is more than just education. It is a celebration of thinking. It encourages curiosity. It incentivizes a very healthy form of seeking knowledge. वहीं इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि अंग्रेजी सहित देश की 17 भाषाओं में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।
एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाने का जो हमारा एक मकसद है वो भी इसमें पूरा हो रहा है। बच्चे सारे जागरूक हैं कि अभी देश की क्या समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरी तरह अवगत है और उसके लिए उनका क्या रोल है ये उनको पूरी तरह से पता है। मुझे सुन के बड़ा प्रसन्नता हुई उनसे बात करते हुए। तो ये एक पर्पज़ था कि अवेयरनेस बड़े बच्चों की, जो हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं, वो हमारे लिए जो आगे देश की जो चैलेंजेस होंगी उनको फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। भारत सतत ऊर्जा के समाधान प्रदान करने के लिए दुनिया भर में सबसे आगे रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम इसका एक उदाहरण है। भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्रालय ने हरित कल के लिए नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की। अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम का 1715 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। यह कार्यक्रम न केवल भारत में स्थायी समाधान प्रदान कर रहा है, बल्कि यह दुनिया को एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन कर रहा है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। सतत ऊर्जा के समाधान प्रदान करने के लिए दुनिया भर में सबसे आगे रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम इसका एक और उदाहरण है। भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्रालय ने हरित काल के लिए नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की। अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम का 1715 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट बनाया है। टिकाऊ भविष्य के लिए 6 अत्याधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र और 11,100 से अधिक छोटे बायोगैस संयंत्र काम कर रहे हैं। औद्योगिक लकड़ी, अपशिष्ट वन अवशेष और ऊर्जा वृक्षारोपण आधारित बायोमास का उपयोग अब बिजली उत्पादन में किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम न केवल भारत में अस्थायी समाधान प्रदान कर रहा है, बल्कि ये दुनिया का एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के एक नए युग की शुरुआत हुई है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं चेन्नई में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज भारत और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। भारत 3 बार इस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर चुका है, जबकि मलेशिया को अपने पहले खिताब की तलाश है। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज रात अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। सीरीज के पहले 3 मुकाबले वेस्टइंडीज में खेले गए थे, वहीं अंतिम 2 T20 का आयोजन फ्लोरिडा में किया जाएगा। वेस्टइंडीज ने अपनी जमीन पर पहले 2 मैच जीतकर 2-1 की बढ़त हासिल की थी। वहीं आज होने वाले चौथे T20 मैच में टीम इंडिया सीरीज को बराबर करने के लिए उतरेगी। उसने तीसरे मैच को जीतकर वापसी के संकेत दे दिए हैं। टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी फिलहाल चिंता का विषय बनी हुई है और ओपनर शुभमन गिल अभी तक बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर सके हैं। हालांकि पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेल रहे तिलक वर्मा ने तीनों मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले 2 मैचों में फ्लॉप रहने के बाद तीसरे T20 में सूर्य कुमार यादव ने 83 रन की पारी खेली थी। गेंदबाजी में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत फ्लोरिडा में अब तक 6 T20 मैच खेल चुका है। इस दौरान 4 में जीत हासिल हुई, 1 मैच में हार का सामना भी करना पड़ा, वहीं 1 मैच बेनतीजा रहा था। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, और अब से कुछ देर बाद ठीक 7:30 बजे मेरी सहयोगी रमा के साथ जरूर देखिए चर्चा में कार्यक्रम सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।